Jai Siya Ram. Chapter Breathing and Exchange of Gases. Respiration, the process of exchange of oxygen from atmosphere with carbon dioxide produced by the body cells is called breathing. It is commonly known as respiration. C6H12O6 plus O2 यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, और ये CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी रिलीज हुआ 38 ATP. इट इज़ कैटाबॉलिक रिएक्शन. ओके, ऑक्सीजन लास्ट में यूज़ आता है, इसलिए कह रहे हैं इसे इनडायरेक्ट. यस, ETS में सिर्फ यूज़ होता ग्लाइकोलाइसिस, ना क्रेब्स साइकिल में यूज़ होता ना ग्लाइकोलाइसिस में, डेट्स वाई कहते हैं इनडायरेक्ट है ये, ठीक है. रेस्पिरेशन ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन सबसे पहला आता है, जिसमें ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर इनहेल करते हैं, इसे कहते हैं इनहेलेशन, और जो बाहर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर, इसे कहते हैं एक्सेलेशन. ओके, ये यहाँ पे आया. फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ पे आ रहा, यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और अभी इधर से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगा और ऑक्सीजन आ गया, देन अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है. ओके. थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाया ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑक्सीजन जा रहा सेल के पास और कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा. ओके. फोर्थ, इंटरनल रेस्पिरेशन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. ओके, ये टिश्यू है, सेल है, यहाँ पे ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन प्लस C6H12O6 से यहाँ पे CO2 बना, H2 बना और एनर्जी रिलीज हुआ. CO2 ये वापस फिर से इधर आ गया, इसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन दो तरह का, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ O2, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ O2 माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. इन प्रेजेंस ऑफ O2 माइटोकॉन्ड्रिया में होता है C6H12O6 प्लस O2, C6H12O6 प्लस O2. हाँ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो प्लस O2. ये ब्रेकडाउन पहले ग्लाइकोलाइसिस हुआ साइटोप्लाज्म में, फिर क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, देन उसके बाद ये बनता CO2 प्लस H2 प्लस 38 ATP. ओके, ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट और इन आवर मसल्स. इन ईस्ट C6H12O6, यहाँ पे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनता एंड देन फिर इथेनॉल बनता, CO2 प्लस 2 ATP रिलीज होता. ये हो गया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ओके, इन आवर मसल्स, स्केलेटल मसल्स में मेनली C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है, पहले ग्लाइकोलाइसिस हुआ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बना, 3 कार्बन का जो कि प्लस 2 ATP, लैक ऑफ ऑक्सीजन था, डेट्स वाई लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ. मसल क्रम जिसे कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन एग्जाम्पल मैच्योर RBC और इंटरपैरासाइट, एग्जाम्पल टैपवॉर्म, राउंडवॉर्म. ओके, अब देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड करता है हैबिटाट, प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, फर्स्ट पॉडीफेरा टू एस्केलमेंथस बॉडी सरफेस सिंपल डिफ्यूजन होता. ओके, एनेलिडा एग्जाम्पल अर्थवॉर्म मॉइस्ट क्यूटिकल से. ओके, एनेलिडा अर्थवॉर्म हो गया, मॉइस्ट क्यूटिकल. ओके, ऑर्थोपोडा एक्वेटिक एग्जाम्पल प्रॉन्स, क्रैब, गिल्स से लैम्यूलस किंग क्रैब, बुक गिल्स. ओके, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, एराक्निडा फैमिली में जो आता है, ठीक है, ये बुक लंग्स, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, बुक लंग्स. ओके, इंसेक्ट एग्जाम्पल कॉकरोच, ट्रैकियल ट्यूब्स, मोलस्का एग्जाम्पल एक्वेटिक, एग्जाम्पल यूनियो, टेनिडियम गिल्स, एक्वेटिक हो गया, एग्जाम्पल यूनियो, टेनिडियम गिल्स. ओके, पाइला एप्पल स्नेल, टेनिडियम प्लस पल्मोनरी सैक, टेनिडियम प्लस पल्मोनरी सैक पाइला एप्पल स्नेल में, ठीक है. एक्वेटिक यूनियो हो गया, टेनिडियम गिल्स. इकाइनोडर्माटा स्टारफिश, ट्यूबफिट, डर्मल ब्रैकियल. ओके, हेमिकॉर्डेटा गिल्स, ठीक है. अब देखते हैं वर्टिब्रेट्स एग्जाम्पल फिशेस. यहाँ पे गिल्स, और गिल्स को कहते हैं ब्रैकियल रेस्पिरेशन में कहते हैं इसे ब्रैकियल रेस्पिरेशन गिल्स. और स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, डेट्स वाई कहते हैं स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर. ओके, एम्फीबिया एग्जाम्पल फ्रॉग, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग
बगल कैविटी, लंग्स, स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है स्किन के थ्रू, ओके। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन तीनों में लंग्स के थ्रू, और लंग्स को रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, लंग्स के थ्रू, ओके। और लंग्स को कहते हैं वस्कुलराइज्ड बैग। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं लंग्स को, यस। और वस्कुलर बैग, हाँ ये एक बैग तरह में, और अभी वो बन ही रहा है। तो फिशेस में जो कहते हैं, फिशेस में कहते हैं वर्टिब्रेट्स में स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि वो अभी कंप्लीट बैग जैसा बना नहीं है। तो गिल्स है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन गिल्स हो गया, हाँ वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, ओके। और लंग्स को क्या कहते हैं, वस्कुलराइज्ड बैग, ठीक है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, हाँ पल्मोनरी मतलब ही होता है लंग्स। Earthworm has no specialized respiratory structure. Earthworm has no specialized respiratory structure. Earthworm has no specialized respiratory structure. हाँ क्योंकि अपने moist cuticles से स्किन से। क्रोकोडाइल ट्रेकिया और बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स लंग्स, ओके। अब आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया, फिर नोजल चैम्बर, एंड देन फिर उसके बाद ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट है नेजल कॉन्के के ऊपर में, ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट है, रोल इन स्मेल, फिर यहाँ पे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम भी है, ओके। अब आता है सबसे ऊपर है सुपेरियर नेजल कॉन्के, फिर मिडिल नेजल कॉन्के, एंड देन इन्फीरियर नेजल कॉन्के। ये तीनों मिलकर इंक्रीज सरफेस एरिया का काम कर रहा, ओके। बॉनी ड्रिज, हाँ ये तीनों क्या, फिर उसके बाद ये तीनों मिलकर बनाता है, इसके बाद तब आता है ये तीनों सरफेस एरिया इंक्रीज का, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इंटरनल नॉस्ट्रिल, और इसके नीचे ये हो गया नासोफैरिंग्स, यूवियोल, और फिर ये हो गया ओरोफैरिंग्स या एपिग्लॉटिस, ओरोफैरिंग्स, फिर उसके नीचे यहाँ पे लैरिंग्स प्रेजेंट साउंड बॉक्स, यस। ये हो गया ग्लॉटिस, ट्रेकिया के ऊपर जो ओपनिंग है इसे कहते हैं ग्लॉटिस, और ऊपर में है एपिग्लॉटिस, ये फ्लैप है एपिग्लॉटिस, ओके। फिर ये गलेट हो गया, ये ऑसोफेगस के ऊपर का ओपनिंग को कहते हैं गलेट, ऑसोफेगस के ऊपर के ओपनिंग को कहते हैं गलेट। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, हाइलीन कार्टिलेज का जो कि बना इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, हाइलीन कार्टिलेज का बना, ये ट्रेकिया हो गया। एपिग्लॉटिस ऊपर में, ठीक है। एपिग्लॉटिस ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना है, इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। और ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, ये हाइलीन कार्टिलेज का है, हाइलीन कार्टिलेज ट्रेकिया में, ओके। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कंडक्टिंग पार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नोजल चैम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रिल, नासोफैरिंग्स, लैरिंग्स, ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ठीक है। फिर ट्रेकिया बाइफरकेट्स एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, ट्रेकिया बाइफरकेट्स एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, काफ़ी ये टर्सरी ब्रोंकाई। फिर इसके बाद आता इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बहुत ज़्यादा थिन होता है इन कंपैरिजन टू टर्सरी ब्रोंकाई। फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हो गया, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ओके। तो ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होता है इनकम्प्लीट सी शेप हाइलीन कार्टिलेजिनस रिंग, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, ये डॉर्सली इनकम्प्लीट रहता, ठीक है। हाइलीन कार्टिलेजिनस रिंग, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया सबसे पहले, फिर नोजल चैम्बर, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल, फिर नासोफैरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ट्रेकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक है इनकम्प्लीट सी शेप हाइलीन कार्टिलेजिनस रिंग, ओके। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल आ जाता, ओके। T5 फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पे ये बाइफरकेट हुआ, ठीक है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बीच में डेंस नेटवर्क ऑफ ब्रोंक्यूल्स आता, ठीक है। फिर इसके बाद कंडक्टिंग पार्ट स्टार्ट हो जाता, ये था कंडक्टिंग पार्ट। इसके बाद स्टार्ट होता एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट, ये इतना था कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या है, मेनली वर्क बाय नेजल चैम्बर, ओके। फंक्शन फर्स्ट
clear from foreign particles, clear from foreign particles, humidifies air, moisture, humidifies air, moisture, bring temperature of incoming air to the body temperature, bring temperature of incoming air to the body temperature 37 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड पार्ट आता है इसका एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट, एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स इसमें आता है रेस्पिरेटरी पार्ट में. सबसे पहला हो गया टर्मिनल ट्रैंक्यूल्स के बाद, टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स के बाद इसमें आता रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हो गया, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता, ये जो ब्रोंक्यूल है इसमें इसलिए कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. फिर एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई. फंक्शन एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस हियर. रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक था कंडक्टिंग, ठीक है. अब इसके बाद इसमें आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई. रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई. ओके, अब देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम मोस्ट रीजन में यही प्रेजेंट है, ठीक है. नासोफेरिंग्स में सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम, बट ओरोफेरिंग्स और लेडिंसोफेरिंग्स में नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है. नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. ओके, फिर ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया में प्रेजेंट है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम. ब्रोंक्यूल्स में सीलेटेड कॉलमनार. ओके, फिर एल्वियोलाई में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. लैरिंग्स वॉइस बॉक्स ये 9 कार्टिलेज से मिलकर बना इलास्टीन कार्टिलेज है, ठीक है. वोकल कॉर्ड मेल का स्ट्रॉन्गर होता एंड थिक, डेट्स वाई लो पिच. थोरेसिस चैम्बर एयर टाइट चैम्बर. एनाटॉमिकल सेटअप एनी चेंज इन थोरेसिक कैविटी विल रिफ्लेक्ट इन पल्मोनरी एक्टिविटी. थोरेसिक चैम्बर यहाँ पे ये पढ़े थे, मेल में था स्ट्रॉन्गर एंड थिकर लो पिच, ठीक है. और फिर फीमेल एंड चाइल्ड में ये थिनर होता एंड लेस स्ट्रॉन्गर, डेट्स व्हाई हाई पिच होती. ओके, वॉइस प्रोडक्शन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड. ओके, थोरेसिक चैम्बर एयर टाइट चैम्बर, एनाटॉमिकल setup. Any change in thoracic cavity will reflect in pulmonary activity. Thoracic chamber, vertebral column and ribs. dorsally क्या है, vertebral column, ठीक है. sternum ventrally, dorsally हो गया vertebral column, sternum ventrally, laterally ribs हो गया. on lower side diaphragm on lower side. ओके, और राइट लंग्स शॉर्टर एंड ब्रॉडर होता, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे लीवर आ जाता. यस, राइट लंग्स शॉर्टर एंड ब्रॉडर होता. वेट है इसका 625 ग्राम. और फिर लेफ्ट लंग्स लॉन्गर एंड नैरोअर होता. ओके, लंग्स राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स. अब देखते हैं सबसे पहले राइट लंग्स. यहाँ पे ऊपर में सबसे पहले तो ऊपर में कवरिंग है पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, ये दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन. इट कंटेन्स प्लूरल कैविटी फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड. डिक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन प्लूरल फ्लूइड secreted by pleural membrane keeps two pleural membrane together due to surface tension. If thoracic case goes outward, it pulls. If thoracic case goes outward, it pulls parietal pleura. It pulls parietal pleura, then pulls visceral pleura, ठीक है. और फिर visceral pleura then pulls the lungs. इसी वजह से धीरे धीरे इसका साइज बढ़ पाता है. ओके, ये हो गया पैराइटल प्लूरा सबसे बाहर, फिर विसरल प्लूरा अंदर वाला. ओके, अब ये 3 लोब में डिवाइडेड है. सुपेरियर लोब राइट वाले में 3 लोब है, सुपेरियर लोब, मिडिल लोब और इन्फेरियर लोब. सुपेरियर लोब और मिडिल लोब के बीच में हॉरिजॉन्टल फिसर है. ओके, और फिर मिडिल लोब और इन्फेरियर लोब के बीच में ऑब्लिक फिसर है, ठीक है. और पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में ये प्लूरल कैविटी हो गया, ठीक है. प्लूरल कैविटी. ओके, अब देखते हैं लेफ्ट लंग्स
बीच में एक ऑब्लिक फीसर है जो कि सुपेरियर लोब और इन्फेरियर लोब ये दो लोब में डिवाइड किया, बीच में ऑब्लिक फीसर है। ओके, और फिर लेफ्ट लंग्स में यहाँ पे कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता। ओके, नीचे हो गया ये डायफ्राम, क्योंकि बीच में हार्ट प्रेजेंट होता और हार्ट टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है, ये parietal pleura is attached with thoracic case. Parietal pleura is attached with thoracic case, or visceral pleura is attached with lungs surface. Yes. प्लूराइटिस या फिर प्लूराइसी किसे कहते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा। ओके, alveoli, irregular wall, vascularized bag-like structure, irregular wall, vascularized bag-like structure. Unit of lungs, 300 million into lungs, 300 millions into lungs. Type 1 alveolar cell जो कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना मैक्सिमम नंबर में ये। ठीक है, फिर टाइप 2 alveolar cells secretes lecithin. Type 2 alveolar cells secrete lecithin, reduces surfactant, surface tension. Simple cuboidal epithelium ये मॉडिफाई हो जाता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। पहला तो हो गया टाइप 1 एल्वियोलर सेल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि मैक्सिमम है। ठीक है, फिर टाइप 2 एल्वियोलर सेल सिक्रीट लेसिथिन, रिड्यूस सरफेस टेंशन, सिंपल क्यूबॉइडल सेल। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एल्वियोलर मैक्रोफेज भी प्रेजेंट होता है, डस्ट सेल फैगोसाइटोसिस का काम करता है ये। ठीक है, सबसे पहला डिफ्यूजर मेम्ब्रेन जो बनाता है जिसमें सबसे पहला आता सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ओके, फिर बीच में बेसमेंट सब्सटेंस हो गया। ओके, फिर थर्ड नंबर पे एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, फिर बीच में हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर थर्ड नंबर पे एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, 1 + 2 + 3. diffuser membrane less than mm thick, 0.2 mm. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ सबसे पहला लेयर जो हो गया एल्वियोलाई का, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, फिर बीच में हो गया बेसमेंट सब्सटेंस, एंड देन फिर एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ये तीनों से मिलकर बना है। ठीक है, लेस देन mm थिक, 0.2 mm. Factors affecting rate of diffusion. Solubility of gases. CO2 is 20 to 25 times. Factors affecting rate of diffusion. Solubility of gases. CO2 is 20 to 25 times more soluble in water than O2. CO2 is 20 to 25 times more soluble in water than O2. वाटर कैन का मतलब ब्लड में जो 90 to 95% प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में ज़्यादा सॉल्युबल क्या है? CO2. ओके, 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन O2. ओके, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिनर मेम्ब्रेन अगर पतला हो तो फिर मोर डिफ्यूजन. यस. थर्ड हो जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस. डिफ्यूजन टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर एरिया टू लो पार्शियल प्रेशर एरिया. Okay, rate of diffusion is directly proportional to solubility of gases. Partial pressure of gas and is inversely proportional to thickness of membrane. Rate of diffusion is directly proportional to solubility of gases. Rate of diffusion is directly proportional to solubility of gases. हाँ, जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा तो वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन. ओके, mechanism of breathing. Movement of gases takes place in accordance with pressure gradient. Mechanism of breathing. Movement of gases takes place in accordance with pressure gradient. Movement of gases takes place in accordance with pressure gradient.
इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है ये. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम 75%. phrenic muscles increase volume of thoracic cavity in atrioposterior axis. अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मूवमेंट ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विथ प्रेशर ग्रेडियंट. ओके, इंस्पायरेशन ये एक्टिव प्रोसेस है. इंस्पायरेशन इन नॉर्मल कंडीशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम 70% तो रोल इसी का रहता है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम और कह सकते हैं फ्रेनिक मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम और फ्रेनिक मसल्स. इससे क्या होता है? इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस. ओके, और फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स. इससे क्या हुआ? लिफ्ट एंड स्टर्नम आउटवर्ड एंड अपवर्ड. That's why increase in volume of thoracic cavity in dorsoventral axis. तो इंस्पायरेशन के टाइम कौन कौन काम किया? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया. देन वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, वॉल्यूम इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस. और फिर जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, देन lift ribs and sternum outward and increase in volume of thoracic cavity in dorsoventral axis. Okay, then overall क्या हो गया? increase in volume of pulmonary cavity, increase in volume of pulmonary cavity and decrease in pressure of pulmonary cavity. pressure decrease हो गया, intrapulmonary pressure decrease हो चुका है. then air will move from atmosphere to lungs. High pressure, so low pressure, yes. Diaphragm will pull parietal pleura, this will pull visceral pleura and visceral pleura pulls the lungs. Same for ribs and sternum. ठीक है, अब देखते हैं एक्सपायरेशन. एक्सपायरेशन में क्या होता है? ये पैसिव प्रोसेस है, वो था एक्टिव. इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है, ये नॉर्मल एक्सपायरेशन ये पैसिव प्रोसेस है. रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम और फ्रेनिक मसल्स कह सकते हैं. दैन डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी एंड रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स. दैन डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस. देन ओवरऑल क्या हो चुका है? डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी, इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ पल्मोनरी कैविटी, डिक्रीज इन वॉल्यूम of pulmonary cavity and increase in pressure of pulmonary cavity, intrapulmonary pressure. When decrease in volume of pulmonary cavity and increase in pressure of pulmonary cavity, intrapulmonary pressure, then air will move from lungs to atmosphere. Okay, अब देखते हैं forceful expiration. ये भी क्या है? एक्टिव प्रोसेस है. contraction of internal intercostal muscles, internal intercostal muscles put ribs and sternum inward. contraction of internal intercostal muscles और abdominal muscles यहाँ काम करता. contraction of internal intercostal muscles pull ribs and sternum inward, decrease in volume of thoracic cavity. Okay, और फिर contraction of abdominal muscles compress the abdominal wall, decrease in volume of thoracic cavity. Compress in abdominal wall, decrease in volume of thoracic cavity, decrease in volume of, then overall क्या हो गया? decrease in volume of pulmonary cavity and increase in pressure of pulmonary cavity, intrapulmonary pressure. Then air will move from lungs to atmosphere. Okay, फोर्सफुल एक्सपायरेशन ये एक्टिव प्रोसेस था. ठीक है, यहाँ पे कौन कौन काम किया? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स. ओके, और फिर नॉर्मल वाले एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और फ्रेनिक मसल्स और डायफ्राम. ओके, अब देखते हैं नेगेटिव प्रेशर क्या होता है? नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग ह्यूमन में होता है. ड्यू टू दिस वी कैन ईट एंड ब्रीथ एट द सेम टाइम. ओके, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग ये फ्रॉग में होता है. ओके, एब्डोमिनल ब्रीदिंग इन मेल में डायफ्राम, बट प्रेग्नेंट लेडी में थोरेसिक ब्रीदिंग होता. ओके, अब देखते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन जिस टाइम होता है. तो ये बाहर हो गया, ये थोरेसिक लाइनिंग है. ठीक है, और फिर अंदर में और ये संक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, पल्मोनरी प्रेशर जिसे कहते हैं. ये नेगेटिव क्यों का है? क्योंकि
इसके अंदर में जितना प्रेशर हो रहा है, जैसे ये 762 इसके अंदर में और बाहर में 758 इसके बीच में, तो ये कम हुआ इससे, डेट्स वाई कहते हैं ड्यू टू नेगेटिव क्रिएट्स संक्शन प्रेशर, ड्यू टू नेगेटिव क्रिएट संक्शन प्रेशर, डायरेक्शन ऑपोजिट है। Lungs do not collapse between breathing and some air always remains in lungs which can never be expelled because there is a negative intrapleural pressure pulling at the lungs wall. Arrange the given step of expiration in the sequence of event occurring. तो सबसे पहले क्या होता है एक्सपायरेशन में, देन सबसे पहले रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड sternum, पहले relaxation of diaphragm and sternum, then reduction in pulmonary volume, फिर उसके बाद increase intrapulmonary pressure and then expulsion of air from the lungs। ठीक है, अब देखते हैं respiratory volume and capacities। respiratory volume क्या होता है? the amount of air a person can inspire, respiratory volume, the amount of air a person can inspire, amount of air a person can hold in lungs, or amount of air a person can expire। breathing rate 12 to 16 times per minute, breathing rate 12 to 16 times per minute। IRV inspiratory reserve volume ये 2500 to 3500 ml है। inspiratory reserve volume 2500 to 3000 ml, 2500 to 3000 ml, ओके, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देन फिर उसके बाद आता है टाइडल वॉल्यूम टी से रिप्रेजेंट करते हैं टाइडल वॉल्यूम 500 ml टाइडल वॉल्यूम। फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 to 1100 ml, 1000 to 1100 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 to 1100 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम RV 1100 to 1200 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम जितना बच जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम RV से रिप्रेजेंट करते हैं 1100 to 1200 ml। ठीक है, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml, टाइडल वॉल्यूम 500। फिर ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml, और ये क्या 1100 से 1200 ml रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, अब देखते हैं, हाँ, जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं इंस्पायरेशन टाइडल वॉल्यूम ये 500 का रहता, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन 500 ml लेते हैं और फिर 500 ml निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया। और फिर जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर हम ले सकते हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर वी कैन ब्रीथ, इसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, 2500 से 3000 ml किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100। आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर वी कैन एक्सपायर आउट। ओके, फिर उसके बाद आता है रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml। ये हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता, ये बाहर नहीं आता। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एयर विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर लंग्स। टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना हो गया, सबको ऐड करेंगे तो टोटल लंग्स कैपेसिटी आ गया। ओके, और फिर आई से इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जितना हम लोग ले पा रहे हैं सांस, तो फिर यहाँ पे टीवी प्लस IRV इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, टीवी प्लस IRV 3500 ml। कैसे 3000 ml प्लस 500 का टाइडल, तो फिर 3500 ml। ओके, फिर EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितना, एक्सपायर जो नॉर्मल कर रहे हैं, और फिर ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों का ऐड कर दो 1600 आ गया। हाँ, 500 प्लस 1100 1600 ml। ओके, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितना रहता है, एक तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम जो कि हमेशा रहता है। तो ये रेसिडुअल कितना है 1100 से 1200 प्लस ERV 1100 ले लेते हैं, तो टोटल हो गया 2300 ml FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके, अब देखते हैं वाइटल कैपेसिटी VC से रिप्रेजेंट करते हैं।
कंफ्यूज मत होना, टाइडल वॉल्यूम होता है टीवी से रिप्रेजेंट करता है जो कि 500 ml है, ठीक है, जो नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में यूज़ होता, ओके। और फिर वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी वी से रिप्रेजेंट करते हैं वाइटल कैपेसिटी। इसमें वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आता, ई आर वी, टी वी, आई आर वी, ई आर वी, टी वी और आई आर वी, ये क्या वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी जितना हम लोग बाहर कर सकते हैं और अंदर लेते हैं सांस उतना वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी ई आर वी, टी वी, आई आर वी, तो ये हो गया 4600 ml, ओके। अब देखते हैं माइन, और ये सब मेज़र किससे किया गया, स्पायरोग्राम, स्पायरोग्राम मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, स्पायरोग्राम है ये, मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, ओके। हाँ, मिनट वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, टोटल सॉरी टाइडल वॉल्यूम इनटू ब्रीदिंग रेट, तो 500 ml है टाइडल वॉल्यूम, इनटू ब्रीदिंग रेट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, तो टोटल कितना हो गया 6000 to 8000 ml पर मिनट, ये हो गया मिनट वेंटिलेशन। बट टीवी टाइडल वॉल्यूम जो है 500 ml, जिसमें से 70% मतलब 350 ml ये रेस्पिरेटरी पार्ट में रहता, बट 30% मतलब 150 ml ये डेड स्पेस वॉल्यूम में, डेड स्पेस वॉल्यूम में रहता, रिमेंस इन कंडक्टिंग पार्ट, रिमेंस इन कंडक्टिंग पार्ट, ये कंडक्टिंग पार्ट में ही रह जाता, रेस्पिरेटरी पार्ट में आया 350 ml, 70% ओनली, ओके। तो फिर एल्वियोलर वेंटिलेशन अगर देखा है तो फिर कितना आया 350 इंटू 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, तो मतलब 4200 to 5600 ml पर मिनट, ओके। एनाटॉमिकल, और ये जो डेड स्पेस वॉल्यूम है रिमेंस इन कंडक्टिंग पार्ट, एनाटॉमिकल डेड स्पेस ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन कंडक्टिंग पार्ट डेट डू नॉट इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, यस। अब देखते हैं टीवी, आईआरवी, ईआरवी, आईसी, ईसी, वीसी। टीवी टाइडल वॉल्यूम हो गया, टीवी, आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ईसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वीसी वाइटल कैपेसिटी, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं। ऑल आर मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, बट आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम, एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, और टीएलसी टोटल लंग्स कैपेसिटी, ये तीनों मेजर नहीं कर सकते हैं स्पायरोमीटर से। आर मेजर्ड बाय डाइल्यूशन मेथड, आर मेजर्ड बाय डाइल्यूशन मेथड, ओके। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सपायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर 116, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। एक्सपायरेटरी गैसेस हो गया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है 159 mmHg और CO2 का 0.3 mmHg, ठीक है, CO2 का 0.3 mmHg और ऑक्सीजन का 159 mmHg एटमॉस्फेरिक एयर में। एल्वियोलाई में 104 है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, 104 एल्वियोलाई में, और फिर 40 कार्बन डाइऑक्साइड का है, 40 कार्बन डाइऑक्साइड का है, एल्वियोलाई हो गया। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 104 और 40 हो गया, एल्वियोलाई में 104 और 40 कार्बन डाइऑक्साइड, 104 हो गया O2, ओके। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 और 45, 40 हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजन कम है यहाँ पे, ऑक्सीजन हो गया 40 और फिर कार्बन डाइऑक्साइड 45, ओके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 और 40, 95 हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन, और फिर 40 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, 40 mm ऑफ Hg हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, ओके। और फिर टिश्यू में 40 और 45, ठीक है। और एक्सपायर्ड एयर में न्यू एनसीईआरटी में ये भी गिवन है, एक्सपायर्ड एयर में 116 हो गया ऑक्सीजन का, 116 ऑक्सीजन का, और फिर 32 कार्बन डाइऑक्साइड का, 116 हो गया ऑक्सीजन का, और फिर 32 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड का, ओके। इंस्पायर्ड एयर PO2 159 एटमॉस्फेयर में जो है 159 mmHg PO2, और फिर PCO2 0.3 mmHg एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन 159 mmHg और फिर PCO2 0.3 mmHg। इंस्पायर्ड किया। फिर ये एल्वियोलर एयर, एल्वियोलाई में क्या वहाँ पे PO2 है 104 और फिर 40 हो गया PCO2, ठीक है, ये डिफ्यूज़न हुआ। एंड देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 और 40, 95 हो गया PO2 और फिर 40 हो गया PCO2, ओके। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हार्ट के पास, पल्मोनरी वेन के थ्रू, राइट ऑरिकल एंड देन राइट वेंट्रिकल, फिर एओर्टा के थ्रू ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, ठीक है। PO2 यहाँ अभी भी 95 mmHg है और PCO2 40 mmHg टिश्यू के पास गया, एंड देन अब यहाँ पे
एक्सचेंज हो चुका है। फिर उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें PO2 40 mmHg एंड PCO2 45 mm ऑफ Hg है। ओके, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया वेना केवा के थ्रू राइट ऑरिकल एंड देन राइट वेंट्रिकल। फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स के पास। लंग्स में आप देख रहे हैं हम लोग मेनली एल्वेलाई के पास गया, तो फिर यहाँ पे फिर से एक्सचेंज हो गया क्योंकि PCO2 है 45 और फिर PO2 है 40 और एल्वेलाई में कितना है 104 और 40, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। ओके, फिर एक्सपायर्ड एयर, जो एक्सपायर्ड एयर बाहर आया है उस टाइम पे PO2 है 116 mmHg 116 mmHg और PCO2 है 32 mmHg 32 mmHg। ओके, अब देखते हैं एक्सपायर्ड एयर जो होता है अ मिक्सचर ऑफ एल्वुलर एयर एंड एटमॉस्फेरिक एयर। यस, मूवमेंट ऑफ गैसेस प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू होता है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। यस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है 97%। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है, इसे कहते हैं ऑक्सीजनेशन। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, हाँ, क्योंकि ये वहाँ पे जाके फिर टूटना भी होता है, हाँ, तो ये आराम से टूट जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन 95% बाय हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। ओके, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। हीमोग्लोबिन दो पार्ट में रहता है बना, हीम और ग्लोबिन प्रोटीन। हीम हो गया 4Fe2+ और पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। और फिर ग्लोबिन प्रोटीन में 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। इफ Fe2+ binds to O2, if Fe2+ binds to O2 then 4Fe2+ binds to 4O2, तो ये बनता है Hb4O8 4Fe2+ 4O2 के साथ कंबाइन करता है। ऑक्सीजन बाइंड्स विथ Fe ऑफ हीम, तो क्या हो गया ये Hb4O8 चार ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर पाया। यस, Hb4O8 ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये बना, 97% तो आया हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। और फिर बाय डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा 3% ओनली, बाय डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा 3% ओनली, ठीक है। टू इच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 बाइंड, ठीक है। एवरी 100 ml ऑफ ब्लड 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, every 100 ml of blood 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता। इफ 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरीज 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन देन 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरीज 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। मतलब every 100 ml of oxygenated blood carry 20 ml of oxygen. Every 100 ml of oxygenated blood contain 20 ml of oxygen, ठीक है। और 15 ml of hemoglobin. Every 100 ml of blood contain 15 ग्राम of hemoglobin और 20 ml of oxygen, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन मतलब एट रेस्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन 20 ml O2 per 100 ml of blood, ऑक्सी हीमोग्लोबिन 20 ml ऑक्सीजन per 100 ml of blood। अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे आके अनलोडिंग हो रहा, तो ये ऑक्सीजन प्लस C6H12O6 ये टिश्यू में कंबाइन करता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी देता है, ठीक है। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आया है टिश्यू के पास जो कि 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड है, ठीक है। अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये, और अब अनलोडिंग के बाद अब जो ब्लड आया उसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ml O2 प्रेजेंट है, 15 ml O2 पर 100 ml ऑफ ब्लड, मतलब इट डिलीवर्स 5% ऑफ O2 टू टिश्यू, बस 5% ये दिया है, मतलब 5 ml दिया है। इट डिलीवर्स 5 ml ऑफ O2 टू टिश्यू, मतलब 25% यूटिलाइजेशन हुआ, ओके। देन CO2 फिर लोडिंग हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, लोडिंग ऑफ CO2 अकर 4 ml CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड, 4 ml CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड, और फिर 4 ml CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड, 4 ml CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? एल्वियोलाई के पास। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 4 ml ऑफ CO2 टू एल्वियोलाई, ओके। इन स्ट्रेनस कंडीशन और एक्सरसाइज के कंडीशन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आया अनलोडिंग हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ,
टिश्यू में ऑक्सीजन प्लस C6H12O6 से बनाया CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी। देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब देखा गया तो 5 ml ऑक्सीजन पर 100 ml प्रेजेंट, 5 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट 100 ml ऑफ ब्लड। और लोडिंग ऑफ CO2 कितना लोडिंग हुआ है 14 ml CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो एल्वेलाई के पास गया CO2, फिर उसके बाद आउटसाइड। तो फिर जब देखा गया स्ट्रेनस कंडीशन में, तो इन दिस कंडीशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 15 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, मतलब 75% यूटिलाइजेशन हुआ। एक्सरसाइज जिस टाइम करते हैं उस टाइम पे in this condition oxygenated blood delivers 15 ml of oxygen to tissue. In this condition oxygenated blood delivers 15 ml of oxygen. In this condition oxygenated blood delivers 15 ml of O2 to tissue. 15 ml of O2 to tissue. Yes, क्योंकि बाद में कितना बचा है 5 ml O2 प्रेजेंट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पर 100 ml, और फिर 14 ml CO2 प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, अब देखते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जिसे सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जिसे सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन इंक्रीज, बहुत जल्दी ये जुटने लगता है क्योंकि P50 डिक्रीज हो जाती है, कम प्रेशर पे ही सब जुट चुका है। तो फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन इंक्रीज। लेफ्ट शिफ्ट जब होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन इंक्रीज, P50 क्योंकि डिक्रीज हो गया। यस, कम प्रेशर पे ही सब जुड़ रहा है, इसलिए कह रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन इंक्रीज। यहाँ पे कब होता है एल्वेलाई लेवल पे होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है, डेट्स वाई ये एल्वेलाई लेवल पे होता है। ठीक है, PO2 काफ़ी ज़्यादा है, PO2 ज़्यादा है कितना 104 mm Hg एंड PCO2 कम है 40 mm ऑफ Hg। PCO2 कम है तो H+ भी कम है, H+ कम हो गया मतलब pH ज़्यादा हो गया। ठीक है, CO2 कम है, H+ कम है, तो फिर टेम्परेचर भी यहाँ पे कम है क्योंकि एल्वेलाई पे एयर अंदर बाहर एल्वेलाई पे हो रहा, तो फिर टेम्परेचर कम है क्योंकि ड्यू टू प्रॉपर वेंटिलेशन। यस, टेम्परेचर कम है यहाँ पे 2-3 BPG कम है, 2-3 BPG यहाँ पे कम है, बाइंड्स विथ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन यहाँ पे कम है। और एल्वेलाई लेवल पे जो होता है इसे कहते हैं हेल्डन इफेक्ट। हेल्डन इफेक्ट किस तरह से एल्वेलाई के पास CO2 पहुँचती है, हम लोग ये पढ़ते हैं हेल्डन इफेक्ट एल्वेलाई लेवल पे जो रहा। ओके, अब देखते हैं राइट शिफ्ट कब होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे P50 इंक्रीज हो चुका है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा, P50 इंक्रीज हो चुका है। ये कहाँ पे था टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन इंक्रीज जब राइट शिफ्ट होता, P50 इंक्रीज हो गया, ये टिश्यू लेवल पे होता क्योंकि यहाँ पे PCO2 कम रहता, PO2 यहाँ पे कम रहता है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा। PO2 यहाँ पे कम है, PCO2 ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा है तो H+ ज़्यादा है, तो मतलब pH कम हो गया। टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कंबसन हो रहा है, टिश्यू के पास कंबसन हो रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है। और 2-3 BPG भी यहाँ बन रहा, तो इसका भी अमाउंट ज़्यादा है। बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ओके, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम 3-phosphoglycerate ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए, और इसे क्या कहते हैं यहाँ पे जो होता टिश्यू लेवल पे इसे कहते हैं बोर्स इफेक्ट। किस तरह से टिश्यू के पास ऑक्सीजन पहुँचता और रिलीज होता, तो इसे कहते हैं बोर्स इफेक्ट। राइट शिफ्ट टिश्यू लेवल पे जो हो रहा वो बोर्स इफेक्ट में, और लेफ्ट शिफ्ट जब कि ऑक्सीजन ज़्यादा है एल्वेलाई के पास जो हो रहा इसे पढ़ते हैं हेल्डन इफेक्ट में। देखो एल्वेलाई ए से हो गया HA, यहाँ पे ए ज़्यादा आ रहा, हेल्डन एल्वेलाई के पास हो रहा हेल्डन। ऑक्सीजन डिसोसिएशन जहाँ पे ऑक्सीजन एसोसिएशन जहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन जहाँ इंक्रीज हो जाती, और जहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाती है मतलब टिश्यू लेवल पे, यहाँ पे बोर्स इफेक्ट। ओके, अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हीमोग्लोबिन 20 to 25%, इसे कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल है ये। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बाय हीमोग्लोबिन 20 to 25% हीमोग्लोबिन से हो रहा, 20-25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इसे कहा गया। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स टू अमीनो ग्रुप ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन इन हीम। CO2 binds to
अमाइनो ग्रुप ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन इन हीमोग्लोबिन, डेट्स व्हाई कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये रिवर्सिबल है, ठीक है। बट ऑक्सीजन और CO2 बोथ बाइंड्स विथ Fe of heme, i.e. known as ऑक्सीहीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि डायरेक्ट आयरन ऑफ हीम Fe ऑफ हीम के साथ ये कंबाइन करता, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ओके। और यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ये कंबाइन होता है NH2 वाला जो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन इन हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो फिर बाय हीमोग्लोबिन 20 to 25%, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बाय प्लाज्मा इन डिजॉल्व स्टेट 7%, बाय प्लाज्मा और बाय प्लाज्मा इन डिजॉल्व स्टेट 7%, in the form of bicarbonate 70%, in the form of bicarbonate 70%, हीमोग्लोबिन के थ्रू बाय हीमोग्लोबिन 20 to 25%, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है। और फिर प्लाज्मा के बाय प्लाज्मा इन डिजॉल्व स्टेट 7% और इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट 70%, तो टोटल हो गया 77% थ्रू प्लाज्मा, 77% थ्रू प्लाज्मा, ओके। डायरेक्ट डिजॉल्व हो गया प्लाज्मा में 7% और फिर इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट 70%, तो टोटल हो गया 77% थ्रू प्लाज्मा, 77% थ्रू प्लाज्मा, ओके। कार्बन मोनोक्साइड बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोक्साइड बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ये इरिवर्सिबल है, इट हैज़ 200 to 250 टाइम्स मोर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन, इट बाइंड्स टू Fe ऑफ हीम, दैट्स व्हाई इसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ओके। अब देखते हैं एट टिश्यू लेवल के पास क्या होता है, यहाँ पे टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रहता है और ऑक्सीजन कम रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड है 45 mm Hg और ऑक्सीजन है 40 mm Hg, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है ब्लड में, ये सिस्टमिक कैपिलरी वॉल है, तो फिर टिश्यू से ये पहुँचा ब्लड के पास, तो ब्लड में ये आरबीसी के अंदर गया, CO2 प्लस H2O, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम प्रेजेंट होता है इसमें, CO2 प्लस कंबाइन हुआ H2O के साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में, प्रेजेंट इन आरबीसी इन लार्ज अमाउंट कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में ये बना कार्बोनिक एसिड H2CO3, देन अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में ये ब्रेक होता है H+ प्लस HCO3 माइनस में, ओके। देन HCO3 माइनस ये बाहर आ गया प्लाज्मा में, HCO3 माइनस ये प्लाज्मा में आ चुका है, HCO3 माइनस प्लस ये Na प्लस के साथ कंबाइन होता है और फिर NaHCO3 बनाता, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 एक्ट एज अ ब्लड बफर जो pH को मेंटेन करके रखने का काम करता है, ब्लड बफर का काम कर रहा है प्लाज्मा में, ओके। और फिर यहाँ से जो H+ निकला, ये H+ आता HbO2 जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो आया है वहाँ से, तो इसको ये तोड़ा H+ ये गया अटैक किया HbO2 पे और यहाँ से O2 को तोड़ा और HHB बन गया, तो HHB यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है ये एक्ट एज अ बफर काम कर रहा, pH मेंटेन करके रख रहा है, H+ को ट्रैप करे तो pH मेंटेन हो गया, यस। ये हीमोग्लोबिनिक एसिड बन चुका है HHB और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ये कहाँ गया, टिश्यू के पास गया, तो इस तरह से टिश्यू का कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ चुका है और फिर ये बाहर चल चुका है। कितना परसेंट ये ऑक्सीजन डिलीवर करता, 5 ml ऑफ O2, ओके। और 70% कार्बन डाइऑक्साइड आया है यहाँ पे, तो ये मतलब 70% आता ना बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, तो 70% ये SCO3 माइनस में कन्वर्ट हुआ और फिर ये बाहर चला गया, ओके। और फिर CO2 प्लस HbO2, तो ये बनाया HbO2 प्लस O2, ये जो O2 के साथ और फिर HbO2 जो था कुछ HbO2 CO2 उस पर एक्ट किया और फिर अब कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाया HbCO2 प्लस O2, तो O2 यहाँ से भी रिलीज हुआ, वो भी कुछ रहा या फिर गया, ठीक है, ये वाला रहा या तो गया। तो यहाँ पे HbCO2 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे आता है, यस। 77% में से 7% हो गया डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो कि डिजॉल्व हो गया, 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डायरेक्टली डिजॉल्व हो गया, ओके। 70% SCO3 माइनस के फॉर्म में जा रहा और फिर 20 to 25% HbCO2 मतलब कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जा रहा, ओके। सब कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे लोडिंग हो चुका है
देन यहाँ पे PCO2 ज़्यादा रहता है, H प्लस ज़्यादा रहता है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन अकर, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन अकर, बोर्स इफेक्ट जिसे कहते हैं, बोर्स इफेक्ट जिसे कहते हैं, ओके। और यहाँ पे ये जो क्लोराइड शिफ्ट होता है, जैसे ही SCO3 माइनस बाहर आता तो यहाँ पे Cl माइनस अंदर चला जाता ड्यू टू फॉर चार्ज बैलेंसिंग, तो यहाँ पे इसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट हुआ। और हम बर्गर फेनोमिना एट टिश्यू लेवल, ये टिश्यू लेवल पे देखने मिलता है क्लोराइड शिफ्ट, यस, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कंबाइन होता CO2 तो SCO3 माइनस के फॉर्म में ये बाहर आता और यहाँ पे क्लोराइड आयन अंदर जाता, तो यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट हुआ। और हम बर्गर फेनोमिना इसे कहते हैं फॉर मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एट टिश्यू लेवल, ये टिश्यू लेवल के पास हुआ है, हाँ टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड है ज़्यादा है तो वो यहीं पे आया, तो यहाँ SCO3 माइनस बाहर आया और Cl माइनस अंदर गया, ओके। अब देखते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था और ये अब कन्वर्ट हो चुका है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया एट एल्वियोलाइज लेवल, ये था एट टिश्यू लेवल, ओके। अब आता है एट एल्वियोलाई लेवल, एल्वियोलाई के पास क्या हुआ, एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन ज़्यादा है तो PO2 104 mm Hg एंड PCO2 40 mm of Hg। देन एल्वियोलाई पे के पास एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो ये ऑक्सीजन अंदर गया, ब्लड में गया एंड ये एक्ट किया HHB पे अटैक किया। देन यहाँ से H प्लस हटा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन चुका है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, H प्लस यहाँ से निकला, ओके। और ये H प्लस गया और यहाँ पे क्या होता है SCO3 माइनस अंदर आता और Cl माइनस बाहर आ गया, इसे कहते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट एट एल्वियोलाई लेवल। एल्वियोलाई लेवल पे होता है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, हाँ, क्योंकि CO2 को यहाँ बाहर करा तो SCO3 माइनस ये अंदर आ गया और Cl माइनस बाहर आया। SCO3 माइनस के साथ ये जो भी H प्लस बना था ये इसके साथ रिएक्ट करता 70% इस फॉर्म में आया है CO2, यस, इसके साथ ये रिएक्ट किया H प्लस और कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनाया H2CO3 एंड देन फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में ये टूटा CO2 प्लस H2O में, ये टूटा CO2 प्लस H2O में और यहाँ से CO2 निकला और एल्वियोलाई में गया, ओके। CO2 यहाँ से निकल के एल्वियोलाई में गया और फिर 20 to 25% CO2 कैसा आया था HbO2 के फॉर्म में, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आया था HbCO2, तो फिर HbCO2 प्लस O2 HbCO2 प्लस O2, HbCO2 ये 20 to 25% है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 20 to 25% आया, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट किया एंड देन HbO2 फॉर्म हुआ प्लस CO2 रिलीज हुआ, तो टोटल यहाँ पे 4 ml ऑफ CO2 आता है एल्वियोलाई के पास, यस। और अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये बन चुका है, PCO2 यहाँ पे कम रहता है, एल्वियोलाई के पास PCO2 कम रहता है और H प्लस भी कम रहता है। देन यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता जिसे हम लोग हेल्डन इफेक्ट कहते हैं, ओके। और ये प्लाज्मा में 7% CO2 डायरेक्टली डिजॉल्व होकर आया था, यहाँ से भी कुछ CO2 गया है, ओके। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यस। हम देखते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स प्रेजेंट इन अबंडेंट अमाउंट इन RBC बट ऑल्सो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट इन प्लाज्मा, ठीक है। मेटल आयन जो कि कोफैक्टर की तरह काम करता, Zn2+, मेटल आयन एक्ट एज अ कोफैक्टर की तरह ये काम करता है। इनऑर्गेनिक ये वाइटामिन Zn2+, ओके। अब देखते हैं फीटल हीमोग्लोबिन HbF, ग्लोबिन प्रोटीन 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन। फीटल जब बच्चा छोटा रहता है उसमें बीटा चेन नहीं होता, उसमें गामा चेन होता है, 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन, ठीक है। गामा चेन इट डज नॉट बाइंड्स विथ 2,3 BPZ ड्यूरिंग लो PO2 कंडीशन। HbF हैज़ 30% मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि फीटल को डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता तो इसलिए इसको ज़्यादा चाहिए होता ऑक्सीजन, इसलिए परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, और यहाँ पे PO2 परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, यहाँ पे HbF ज़्यादा है HbM के कंपैरिजन में, मैटरनल हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में, ओके। अब देखते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, NO3- इन वाटर और एयर इट विल बाइंड्स टू Fe2+ ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीडेशन हो जाता है यहाँ पे और ये मेथ हीमोग्लोबिन Fe3+ स्टेट में आ जाता है, ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन 2 सेकंड का होता है और एक्सपायरेशन 3 सेकंड का होता है, इंस्पायरेशन 2 सेकंड का होता है और एक्सपायरेशन 3 सेकंड का होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा
मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है। ये दो पार्ट में रहता है, एक हो गया डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप VRG, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप DRG। ये एक्टिव होता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप 2 सेकंड के लिए एक्टिव होता है, जिस टाइम फ्रेनिक नर्व के पास स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम और इंटरकोस्टल नर्व के पास एक मैसेज आता, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। देन ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देन इंस्पायरेशन हो जाता, देन ये 2 सेकंड के लिए एक्टिव होता और फिर 3 सेकंड के लिए ये इनएक्टिव हो जाता। 3 सेकंड के लिए इनएक्टिव हो गया, देन रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, देन एक्सपायरेशन अकर। 2 सेकंड के लिए एक्टिव हुआ था तो इंस्पायरेशन हो गया, फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया तो इंस्पायरेशन हो गया। अभी इनएक्टिव हो चुका है। इनएक्टिव कैसे होता? बाय न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये पॉन्स को कहते हैं, देखते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। तो ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप हो गया, ये जब इनएक्टिव होता है फिर रिलैक्सेशन हो गया, देन एक्सपायरेशन हो गया। ओके, ये स्टिमुलेट करता डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये स्टिमुलेट करता वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप को एंड फोर्सफुल इंस्पायरेशन होता और फिर ये एक्टिव होता, देन ये स्टिमुलेट करता इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन होता एंड देन फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो जब फोर्सफुल का काम होगा तो वो कौन काम करेगा? वो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। फोर्सफुल इंस्पायरेशन हो या एक्सपायरेशन, दोनों काम वही करता है। ओके, और जो नॉर्मल चल रहा है 2 सेकंड के लिए एक्टिव और 3 सेकंड के लिए इनएक्टिव हो गया, ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप काम करता है, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है। ओके, अब आता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पॉन्स को कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमो मतलब हो गया एयर और टैक्सिक मतलब हो गया मूवमेंट। न्यूमो मीन्स एयर और टैक्सिक मतलब मूवमेंट। ओके, इट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। Decrease duration of inspiration, then increase respiratory rate. इंस्पायरेशन का टाइम कम कर दिया तो हल्का सा ही सांस ले पड़ा, तो इसलिए अपने आप इसका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता। न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये पॉन्स को कहते हैं। It moderates the function of respiratory rhythm center, decrease duration of inspiration and increase respiratory rate. ओके, इंस्पायरेशन ये 2 सेकंड के लिए हुआ। यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा का डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिव हुआ था, फिर उसको पॉन्स इस टाइम पे स्विच ऑफ रहता है। ओके, फिर जब एक्सपायरेशन होता है तो यहाँ पे पॉन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो ऑन हो जाता है और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये स्विच ऑफ हो जाता है। ओके, ये फर्स्ट ब्रीथ हुआ, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। फिर जब सेकंड ब्रेक होगा फिर 2 सेकंड के लिए इंस्पायरेशन होगा, उस टाइम पे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिव हो जाएगा और न्यूमोटैक्सिक उस टाइम स्विच ऑफ, एंड देन फिर एक्सपायरेशन होगा 3 सेकंड के लिए, तो उस टाइम फिर से डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप स्विच ऑफ एंड पॉन्स का जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो स्विच ऑन हो जाता है उस टाइम पे। ओके, देन अब देखते हैं हैरिंगबर्गर रिफ्लेक्स, स्ट्रेच रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट होता है। It is a protective mechanism which prevent overstretching of bronchi and bronchioles, i.e. overfilling of lungs. से ये prevent करता। Yes. अब देखते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया situated adjacent to respiratory rhythm center. Chemosensitive area situated adjacent to respiratory rhythm center. कीमोसेंसिटिव एरिया ये 2 पार्ट में, एक हो गया सेंट्रल कीमोरिसेप्टर और दूसरा पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट इन CSF मेडुला, मेडुला रीजन में, और फिर दूसरा पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट इन एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। ओके, कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये हो गया CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फील्ड है इसमें, ये मेडुला है। ओके, यहाँ पे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये था रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड ये कीमोसेंसिटिव एरिया हो गया मेडुला में। ओके, फिर ये पेरिफेरल कीमोसेंसिटिव एरिया ये प्रेजेंट है एओर्टिक आर्क में, ये हो गया असेंडिंग
ये राइट कैरोटिड आर्टरी एंड ये लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, और ये हो गया एरोटिक आर्क, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट है एरोटिक आर्क और फिर कैरोटिड आर्टरी में। ओके अब देखते हैं, हाँ दोनों लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और राइट कैरोटिड आर्टरी दोनों में प्रेजेंट है। ओके कीमो रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू CO2 एंड H+ आयन। कीमोरिसेप्टर आर सेंसिटिव टू CO2 एंड H+ आयन। ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और यहाँ पे होता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, ठीक है। तो कीमो रिसेप्टर आर सेंसिटिव टू CO2 एंड H+ आयंस, ठीक है। इंक्रीज इन CO2 एंड H+ आयन कीमो रिसेप्टर एक्टिवेशन, increase in CO2 and H+ ion, increase in CO2 and H+ ion chemoreceptor activation, then activation of chemosensitive area, तो ये फिर मैसेज भेजता जैसे ही इंक्रीज अमाउंट ऑफ होता कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन का, देन कीमोरिसेप्टर एक्टिवेशन, देन एक्टिवेशन ऑफ कीमोरिसेप्टर कीमोसेंसिटिव एरिया, मैसेज सेंड करता RRC के पास, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास, देन एक्सपायरेशन अगर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट ज़्यादा हो चुकी है तो फिर एक्सपायरेशन होगा। ओके कैरोटिड आर्टरी ये क्या होता है, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ब्रेन। ओके अब डिसऑर्डर देखते हैं, अस्थमा, एलर्जिक डिसऑर्डर ड्यू टू एलर्जेंस, एग्जाम्पल पॉलन ग्रेन। ओके एलर्जेन IgE या मास्टर सेल एक्टिवेशन, मास्टर सेल का एक्टिवेशन होता, देन हिस्टामिन प्रोड्यूस करता, ये क्या है, वैसोडाइलेटर। विजिंग साउंड आता ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो गया है। ओके इनहेलर यहाँ पे यूज़ करते हैं ब्रोंकोडाइलेटर प्लस एंटीहिस्टामिन, ओके इम्फाइसेमा डैमेज रेस्पिरेटरी सरफेस, ट्रीटमेंट इसका है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये होता, ठीक है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और न्यूमोकोनियोसिस इसे कहते हैं, कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस, ब्लैक लंग्स डिजीज ड्यू टू कोल, एस्बेस्टोस ड्यू टू एस्बेस्टस, सिलिकोसिस ड्यू टू सिलिका, ब्यूसिनोसिस ड्यू टू कॉटन फाइबर्स। ओके लंग्स फाइब्रोसिस होता, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू अकर। ओके अब देखते हैं माउंटेन सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस भी इसे कहते हैं, नोजिया, ब्रीथलेसनेस, हेडेक, हार्ट पाल्पिटेशन, फैटिग। PO2 जब कम होता इन हायर एल्टीट्यूड, जब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता इन हायर एल्टीट्यूड माउंटेन एरिया में, देन यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन हुआ, किडनी के पास मैसेज गया, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन यहाँ ज़्यादा होता क्योंकि PO2 कम है इन माउंटेन एरिया में, ठीक है। तो फिर किडनी के पास इन इमरजेंसी एड्रेनलिन, JG सेल्स, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स मेक्स हार्मोन इराथ्रोपोइटिन, देन यहाँ पे इराथ्रोपोइसिस करवाता, फॉर्मेशन ऑफ RBC, देन RBC का नंबर इंक्रीज हो जाता, इराथ्रोपोइटिन एक्ट ऑन रेड बोन मैरो एंड देन इराथ्रोपोइसिस करवाता, फॉर्मेशन ऑफ RBC, तो RBC का नंबर ज़्यादा हो जाता, तो अब ये बाउंड कर लेता HB से। ओके देन दिस चैप्टर इज़ नाउ ओवर, सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।